नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बुधवार को अदालत से दो खबरें आईं, दो नेताओं के बारे में, और इत्तेफाक से एक मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों गैर भाजपा दलों के। और इसमें सरकार का या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था। दोनों आदेश अदालत से आए हैं और दोनों आदेश इन नेताओं को परेशान करने वाले हैं। तो पहले आदेश की बात करता हूं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बारे में। उनकी सरकार के दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे तो आपको याद होगा कि अक्टूबर 2020 में पालघर में दो साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी। पुलिस की देख रेख में निहत्थे साधुओं को पीट पीट कर मार डाला गया था और उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ नहीं किया था। जब बहुत हंगामा मचा, संत समाज उठकर खड़ा हो गया, सड़क पर आ गया, तब जो है पुलिस ने जांच की खानापुरी करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद भी सरकार जब तक रही तब तक कुछ जांच में आगे मामला बढ़ा नहीं। दोषियों के खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल हुई नहीं, किसी को सज़ा दिलाने की गंभीर कोशिश हुई नहीं। और जब भी मांग होती थी सीबीआई जांच की तो सदन से अदालत तक उद्धव ठाकरे का कहना था कि वो जांच करा रहे हैं, उनकी पुलिस जांच कर रही है और दोषियों को सज़ा दी जाएगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। सरकार बदल गई, माहौल बदल गया, रिश्ते बदल गए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के रिश्ते खराब हो गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के रास्ते अलग हो गए, शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग हो गए, उद्धव ठाकरे और मोदी के रास्ते अलग हो गए। नतीजा ये हुआ कि पालघर के साधुओं की हत्या की जांच का मामला एक बार फिर उठा और प्रदेश सरकार से यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार से मांग की गई कि वो इस मामले की सीबीआई जांच कराएं। कौन लोग दोषी थे, किनके कहने पर, किनके इशारे पर ये हत्याकांड हुआ। ये जो हत्याकांड हुआ ये नक्सली इलाके में हुआ। उन नक्सलियों को संरक्षण कौन दे रहा था। देखिए, ये जो अर्बन नक्सल वाला मामला है वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ता है। जिस तरह की सरकार थी एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, उसमें जो तत्व थे एनसीपी और कांग्रेस पार्टी और उनको समर्थन करने वाले जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग थे, उन सब का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन था। ये मामला हिंदू धर्म बनाम हिंदू विरोधियों का बन गया था। उन साधुओं का अपराध सिर्फ इतना था कि वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, सनातन धर्म के मानने वाले थे। उद्धव ठाकरे रातों रात अचानक मुख्यमंत्री बनने के लिए हिंदुत्ववादी से सीधे सीधे सेकुलरवादी बन गए। उनके पिता बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे सेकुलर हो गए, उन ताकतों के साथ चले गए जिनका बाल ठाकरे ने आजीवन विरोध किया, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनकी राजनीति के खिलाफ खड़े रहे हमेशा। उद्धव ठाकरे उनकी गोद में बैठ गए सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। सरकार में तो, सत्ता में तो वो तब भी आ रहे थे। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया था सत्ता चलाने का, सरकार चलाने का, स्पष्ट बहुमत दिया था गठबंधन को। लेकिन उस गठबंधन को तोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने और कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। और उसका नतीजा आज भुगत रहे हैं कि पार्टी चली गई हाथ से, पार्टी का निशान सिंबल चला गया। उसके अलावा सरकार तो चली ही गई, प्रतिष्ठा चली गई। और अब उनकी स्थिति ये हो गई है कि एमवीए में भी उनकी स्थिति खराब होती जा रही है दिन पर दिन। जिस तरह से राहुल गांधी ने सावरकर का मुद्दा उठाया, बार बार उठाया, शिवसेना की चेतावनी के बावजूद एक तरफ उद्धव ठाकरे मांग करते हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, वहीं उनके गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो है सावरकर के बारे में अनाप शनाप बातें बोलते हैं, अपमानजनक बातें बोलते हैं। और उद्धव ठाकरे सिर्फ चेतावनी देने के अलावा और कुछ कर नहीं पाते। तो आज मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं है सीबीआई जांच कराने का। तो राज्य सरकार एक एफिडेविट दे कि वो सीबीआई से जांच कराना चाहती है, हमको कोई एतराज़ नहीं है। तो अब राज्य सरकार ने एफिडेविट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। तो पालघर में दो साधुओं की जो हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, उसकी जांच का मामला अब सीबीआई के पास आ गया।
तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसके पीछे कौन लोग थे सामने वो तो दिखाई देते हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे कौन थे, असली साजिशकर्ता कौन थे, मकसद क्या था हत्या का, और उसके जरिए उनका क्या संदेश देने का इरादा था, ये सब बातें सामने आएंगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि सीबीआई इस मामले में तत्परता से और तेज़ी से जांच करेगी। तो एक मामला तो उद्धव ठाकरे का है, लेकिन दूसरा मामला भी इत्तेफाक से है तो दूसरे राज्य की नेता का, लेकिन जुड़ा है महाराष्ट्र से ही, और वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी आजकल अदालत के घेरे में इस कदर फंसी हुई है कि जिसको कहते हैं नाग फांस, उस तरह की फांस है, निकलने सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है। एक के बाद उनकी पार्टी के नेता मंत्री, उनके दाहिने हाथ बाएं हाथ जेल जा रहे हैं। अभी एक और मामले में जांच का आदेश दे दिया कलकत्ता हाई कोर्ट ने, कहा कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था उसकी सीबीआई से जांच होगी। अब ये ममता बनर्जी को किसी भी हालत में मंजूर नहीं है, लेकिन वो कर नहीं सकती कुछ। इस तरह से भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों की अलग अलग नेताओं की जांच चल रही है, और ये सारी जांच हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई। इसलिए ममता बनर्जी की स्थिति वो हो गई है कि जबरा मारे रोए न दे, तो वो ठीक से रो भी नहीं पा रही हैं। अगर ये जांच किसी भी तरह से केंद्र सरकार के दबाव में, इशारे में, या केंद्र सरकार कोई जुगत लगा कर रही होती तो उनके लिए इसको पॉलिटिकली लड़ना आसान हो जाता। अदालत के खिलाफ वो राजनीतिक लड़ाई लड़ नहीं सकती हैं, केवल रिक्वेस्ट कर सकती हैं, वो सुनी नहीं जा रही है। अभी वो एक कार्यक्रम में पिछले दिनों बोल चुकी हैं। उन्होंने वहाँ पर उस कार्यक्रम में वकील और वरिष्ठ जज थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उनसे कहा कि आप लोग जो है जो भी फैसला करना हो कीजिए, लेकिन लोगों की नौकरी मत लीजिए। यानी जो शिक्षा भर्ती घोटाला है उसमें जो लोग फर्जी तरीके से जिनका चयन हुआ था, अयोग्य लोगों का चयन हुआ था, उनका चयन निरस्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ बोल रही थी। यानी भ्रष्टाचार करने वालों को बचाने की बात कर रही थी। इसी के खिलाफ मोदी ने कल बोला, कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचने नहीं देंगे, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं सब एक मंच पर आ गए। लेकिन ताज़ा मामला क्या है जो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मामला ये है कि ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे शरद पवार से दोस्ती की कोशिश में कुछ समय पहले गई थी महाराष्ट्र। ये बात उस समय की है जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनसे मिलने और शरद पवार से मिलने गई थी। उद्धव ठाकरे तो मिले नहीं, उस समय बीमार थे, आदित्य ठाकरे से मुलाकात हुई, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात हुई और दूसरे नेताओं से मुलाकात हुई। वहाँ उन्होंने स्थानीय स्तर पर एक कार्यक्रम किया, एक सभा को संबोधित किया। उस सभा में वो कुर्सी पर बैठे बैठे राष्ट्रगान की 4-5 लाइनें गाईं, उसके बाद बंद कर दिया और उठकर चली गई। इस पर भाजपा के कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई कि ये राष्ट्रगान का अपमान है। इसके बाद उनको समन भेजा गया। उस समन को रद्द करने के लिए वो सेशंस कोर्ट गई। सेशंस कोर्ट ने जो है उस मामले को फिर मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। आज हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को आदेश दीजिए, सेशंस कोर्ट को कहा कि सेशंस कोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया है, मजिस्ट्रेट को आदेश दीजिए कि फिर से एफआईआर दर्ज करके इसकी जांच हो। यानी राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर कोई राहत ममता बनर्जी को नहीं मिली, इसकी जांच होगी। अब इसमें सज़ा का प्रावधान मुझे इस समय याद नहीं है कि अधिकतम सज़ा का प्रावधान क्या है। अगर ये साबित हो जाता है तो राहुल गांधी के बाद ये दूसरा एक बड़ा मामला बनेगा और फिर नाम लिया जाएगा कि ये मोदी करा रहे हैं, बीजेपी करा रही है, जल्दी जल्दी करा रही है। अदालत से जो भी फैसला आ रहा है उसमें कहीं न कहीं भाजपा को देखने की, मोदी को देखने की, विपक्ष की जो ये कोशिश है उसको और कमज़ोर बना रही है, उसको और ऐसी रोशनी में दिखा रही है, ऐसी संस्था के रूप में, ऐसे संगठन के रूप में, ऐसे व्यक्ति के रूप में, ऐसे नेता के रूप में जिसका इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। हर संस्था से जैसे भरोसा उठ गया हो। क्यों? क्योंकि उनके पक्ष में फैसला नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पक्ष की बात नहीं हो रही। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने कानून तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, उन्होंने कानूनन कुछ गलत किया है या नहीं किया है।
वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, के कविता हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबके लिए सबका ये मानना है कि अगर मामला विपक्ष का है तो कानून अलग होना चाहिए, उन पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कानून उनके विरुद्ध लागू नहीं होना चाहिए जो उनके खिलाफ जाए, जिसमें उन पर आरोप पर मुकदमा चले और उनको सज़ा होने की आशंका हो, संभावना हो। ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, बड़ी विचित्र सी बात है। ये तो कांग्रेस पार्टी ही मांग करती रही, उसी को लगता है कि वो विशिष्ट हैं, कानून से ऊपर हैं, ख़ासतौर से गांधी परिवार कानून से ऊपर है। अब विपक्ष के बहुत सारे नेता, और ये ज़्यादातर वन मैन पार्टी वाले नेता हैं, जिनका मानना है कि उनको कानून से ऊपर समझा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देश में जनतंत्र ख़त्म हो गया है, देश में तानाशाही आ गई है, कानून का राज ख़त्म हो गया है, अदालतें बिक गई हैं, मीडिया बिक गया है। ये एक नैरेटिव लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे इस सब में अच्छी बात यह है कि जनता, इस देश का मतदाता इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। भारत के जनतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जो इस देश का मतदाता है उसका नीर क्षीर विवेक, उस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। वो जिस तरह के फैसले करता रहा है, सरकार बनाने का, सरकार हटाने का, किसी को जिताने का, किसी को हराने का, अगर आप पिछले 75 साल का इतिहास देखें तो आपको लगेगा कि उसने न्याय किया है। उसने हमेशा कोशिश की है, जिसको भी मौका दिया है, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे, जहाँ तक हो सके छूट दे। कई बार उसके अपराध माफ़ किए हैं और उसके बावजूद मौका दिया है, सबको दूसरा मौका दिया है। इसके बावजूद अगर किसी को शिकायत है तो फिर इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन इन दोनों नेताओं के लिए आने वाले समय में मुश्किल और ज़्यादा बढ़ने वाली है। उद्धव ठाकरे पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके खिलाफ आया, जैसी कि उम्मीद लग रही है, जिस तरह से बहस चली है, जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, रखे गए हैं, उनसे लग रहा है। उसके अलावा ममता बनर्जी का मुझे लगता है उनकी सरकार का आधा काम इसी पर चल रहा है कि अदालत में कौन सा केस कहाँ चल रहा है, किस नेता को कैसे बचाएं, किसको जेल जाने से बचाएं, कौन जेल में गया है तो उसको निकालने का प्रयास करें। इसी सब में उनकी ऊर्जा लग रही है। और इसके अलावा ये सिलसिला रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है। तो इस सब का संदेश क्या है कि देश में कानून का राज चल रहा है, कानून के मुताबिक काम हो रहा है, कानून की नज़र में सबको बराबर समझा जा रहा है। जो कानून तोड़ते हैं उनको सज़ा दिलाने की कोशिश हो रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।